और क्या ईरान जंग का दूसरा चरण अगले कुछ घंटों में शुरू हो सकता है? क्या युद्ध विराम संधि टूटने वाली है? इस सवाल की वजह बीते 24 घंटे में दिखा ईरान युद्ध 2.0 का ट्रेलर है। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमला किया है, लेकिन इस बार मुस्तफा ने जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के कुछ देर बाद ही ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद पूरे अरब में अलार्म बज उठे। डर है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कभी भी खत्म हो सकता है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज के पास गेरुक, सिरिक और केशम द्वीप पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरान ने फतेह 110 मिसाइल से हमला किया। ईरान के टारगेट पर कुवैत में मौजूद अली अल सालेम एयरबेस था। अगर आक्रामकता दोहराई जाती तो इसका जवाब पूरी तरह से अलग होगा, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही तय है और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। ईरान में 4 अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक की। हॉर्मुज के मध्य में मौजूद केशम द्वीप और सिरी द्वीप पर हमले किए गए। हॉर्मुज के मुहाने पर मौजूद गुरुक तट के पास भी एयर स्ट्राइक की गई। यहां रडार और ड्रोन स्टेशन अमेरिका ने तबाह कर दिए। गुरुक के पास मौजूद सिरीक पर भी हमले किए गए। यहां कम्युनिकेशन टावर और अंडरग्राउंड मिसाइल बेस पर एयर स्ट्राइक की। दावा है कि कम्युनिकेशन टावर को अमेरिका ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। गुरुक और सिरिक की दूरी केशम द्वीप से करीब 100 से 110 किलोमीटर है। ये दोनों हॉर्मुज के मुहाने पर मौजूद हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण IRGC ने सिरिक और इसके आसपास अपने कई महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन टावर, रडार सिस्टम और मिसाइल लॉन्च पैड बनाए हुए हैं। इसे ईरान हॉर्मुज के प्रवेश द्वार की तरह इस्तेमाल करता है। यहां से ईरान अमेरिकी सेना की गतिविधि पर नजर रखता है, जो ओमान की खाड़ी में मौजूद है। एक्सपर्ट्स इसे केशम द्वीप की सुरक्षा कवच की तरह मानते हैं। अगर अमेरिकी नौसेना को केशम द्वीप तक पहुंचना है तो सबसे पहले इस प्रवेश द्वार को तबाह करना होगा। यही वजह है कि अमेरिका ने यहां बड़े हमले किए। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने अपने प्रमुख अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के प्रवेश द्वार खोल दिए। जाग्रोस पर्वतमाला के नीचे बने देजफुल अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के 90% प्रवेश द्वार खोले जा चुके हैं। यहां ईरानी सेना की आवाजाही पहले की तरह शुरू हो गई है। जाग्रोस पर्वतमाला का एक हिस्सा करमनशाह प्रांत से भी गुजरता है। यहां भी ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस मौजूद हैं। दावा है कि इनके प्रवेश द्वार भी खोले जा चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के मध्य में मौजूद बंदर अब्बास की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को पूरी तरह से शुरू किया जा चुका है। यहां मौजूद सड़कों की मरम्मत भी ईरानी सेना कर चुकी है। बंदर अब्बास में ईरान का अकाप 44 एयरबेस है, जिसमें ईरान के फाइटर जेट मौजूद रहते हैं। ये एयरबेस पहाड़ों के नीचे बना है। इसे भी ईरान ने फिर शुरू कर लिया है। बुशहर में मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के प्रवेश द्वार भी खोले जा चुके हैं। दावा है कि यहां ईरान की खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है। रिपोर्ट की माने तो 40 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान की 18 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी पर हमले किए थे। मिसाइल सिटी में मौजूद 69 प्रवेश द्वार अमेरिकी हमलों में तबाह हो गए, जिसकी वजह से ईरानी सेना इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। लेकिन युद्ध विराम के दौरान ईरान करीब 60 प्रवेश द्वार खोल चुका है। यानी ईरान सैन्य शक्ति के मामले में लगभग उसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले था। और हॉर्मुज को लेकर अमेरिका पूरी तरह से मजबूर नजर आ रहा है। ट्रंप ना तो कूटनीति से हॉर्मुज को खुलवा सके, ना ईरान पर दबाव बना सके और ना सेना की ताकत का इस्तेमाल कर सके। अब अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका एक तरफ ईरानी तेल टैंकर के लिए मजबूत नाकाबंदी अभियान चला रहा हो, तो वही हॉर्मुज पार कराने का विकल्प भी तलाशा गया है। दावा है कि पिछले 3 हफ्ते में अमेरिकी निगरानी में 70 टैंकर और कार्गो शिप फारस की खाड़ी से निकलने में कामयाब हुए हैं। दावा है कि अमेरिका ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले जोखिम मोल लेने के लिए तैयार कंपनियों की लिस्ट बनी। कंपनी से उनके टैंकर की पहचान और लोकेशन अमेरिकी नेवी ने दी। विशेष संचार माध्यम से टैंकर से संपर्क करके हॉर्मुज पार कराया गया। सीक्रेट रूट का इस्तेमाल बहुत ही कम हो रहा है। हर क्रॉसिंग के बाद 8 घंटे का विराम लिया जा रहा है। जहाज से निकलने वाली हर फ्रीक्वेंसी को बंद किया जा रहा है। अमेरिका अब तक 116 शिप को वापस लौटा चुका है। 1 मार्च से 19 मई तक 895 शिप हॉर्मुज के पार गए हैं। 40% शिप ने अमेरिका के सीक्रेट रूट का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी नेवी को ओमान में 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक टीम का काम हॉर्मुज की तरफ आ रहे जहाजों को रोकना है। दूसरी टीम का काम हॉर्मुज पार कर रहे शिप को सुरक्षा देना है। माना जा रहा है कि ओमान की मदद से ही अमेरिका हॉर्मुज पार कराने का विशेष अभियान चला रहा है और ओमान के जल क्षेत्र में अमेरिका ने सीक्रेट रूट तैयार किया है।
अमेरिका की तरफ से हालांकि रूट को लेकर किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन ओमान के जल क्षेत्र का इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नजर आता नहीं है। माना जा रहा है कि हॉर्मुज के करीब ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप इस वक्त सबसे अहम ठिकाना है, जहां से अमेरिका को अभियान चलाने का विकल्प मिला है। अमेरिका के अभियान के तहत 21 दिन में 70 शिप हॉर्मुज पार कर चुके हैं। सभी टैंकर या कार्गो शिप अमेरिकी नेवी की निगरानी में हॉर्मुज पार कर रहे हैं। इस दौरान ईरान से बचने के लिए टैंकर का ट्रांसपॉन्डर बंद किया जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि उसने हॉर्मुज का विकल्प तैयार किया है, लेकिन 24 घंटे में इस रूट से सिर्फ 3 शिप ही जा रहे हैं। पहले 100 से 130 शिप हॉर्मुज पार करते थे, अब अमेरिका सिर्फ 3 शिप को पार करवा रहा है। ऐसे में तेल और गैस की किल्लत दूर नहीं हो सकेगी, जो ईरान को हॉर्मुज में टोल नहीं देना चाहते, जो खाड़ी में शिप छोड़कर बैठे नहीं रहना चाहते, जो तेहरान से किसी तरह का संपर्क नहीं करना चाहते। और हॉर्मुज स्ट्रेट 34 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें 28 किलोमीटर उथले पानी वाला हिस्सा है, जहां जहाज फंसने का खतरा रहता है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले यहां 2 शिपिंग लेन थी। पहली इनबाउंड लेन, जिससे फारस की खाड़ी में जहाजों की एंट्री होती थी, और दूसरी आउटबाउंड लेन, इससे शिप फारस की खाड़ी से एग्जिट करते थे। ईरान युद्ध के बाद हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है। ईरान ने इन दोनों शिपिंग लेन के रास्ते पर समुद्री माइन बिछा रखी है, जिसकी वजह से इन लेन से गुजरना बेहद खतरनाक है। माइन की चपेट में आकर शिप तबाह हो सकते हैं। ईरान ने यहां 2 नई शिपिंग लेन तैयार की है। ये लेन भी इनबाउंड और आउटबाउंड की तरह है। इनके जरिए फारस की खाड़ी में एंट्री और एग्जिट होती है। इन्हें लारक द्वीप और बंदर अब्बास के पास बनाया गया है, लेकिन यहां से सिर्फ ईरान की मर्जी से और टोल टैक्स चुकाकर ही निकला जा सकता है। अब दावा है कि अमेरिका ने अपनी सीक्रेट शिपिंग लेन तैयार की। हालांकि ये डबल लेन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल लेन है, यानी एक बार में एक ही जहाज यहां से गुजर सकता है। इस लेन को ओमान के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल पास बनाया गया है। ये ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के करीब से होकर गुजरती है। दावा है कि इस लेन को तैयार करने के लिए ईरान की कुछ माइंस भी हटाई गई हैं। जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ओमान के जल क्षेत्र में एक बड़ा सुरक्षा घेरा भी तैयार किया है, जिसमें अमेरिकी डिस्ट्रॉयर, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट शामिल हैं, जो हर वक्त यहां निगरानी कर रहे हैं। हॉर्मुज बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार है। ईरान के दुश्मनों को हॉर्मुज से सजा मिलेगी। हॉर्मुज की वजह से ही यूएस दबाव में आया। ईरान अमेरिका के बीच जारी कूटनीति अब तक युद्ध विराम के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि इसका कारण सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई तक संदेश पहुंचना और वहां से आदेश मिलने में देरी हो सकता है। लेकिन इस बार एक ऐसी खबर भी सामने आई है जो बताती है कि ट्रंप का ईरान के अंदर टकराव का जो दावा है वो सही हो सकता है। खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति ने IRGC के साथ टकराव बढ़ने पर मुस्तफा खामनेई के दफ्तर में इस्तीफा भेज दिया है। अगर यह खबर सच है तो इस टकराव का कारण क्या है और ये नौबत आई क्यों? आइए आपको इसके जवाब दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। संकेत यह है कि ईरान की आंतरिक फूट उभरते ही ट्रंप ने समझौते के मसौदे को फाड़कर तेहरान वापस भेज दिया है। इसके अलावा यूरेनियम को जब्त करने पर बहुत कड़ी शर्तें भी लगा दी। असल यूएस ईरान जिस समझौते को अंतिम रूप दे रहे थे, उसी ने ईरान में गृह युद्ध की स्थिति बना दी। कहा है कि देश का प्रशासनिक तंत्र नियमों से भटक चुका है। शासन का नियंत्रण और निर्णय अब IRGC के कुछ कमांडरों के हाथ में है। उन्होंने राष्ट्रपति और सरकार को देश के फैसलों से अलग कर दिया है। इन हालात में मैं सरकार चलाने और दायित्व निभाने में असमर्थ हूं। और ट्रंप के मुताबिक ईरान नेतृत्व विहीन है। और अगर यह सच है, IRGC के पास सिर्फ सीमा की सुरक्षा, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक हमले से देश की सुरक्षा, देश के लिए मिसाइलों का विकास करना, रक्षा अनुसंधान करते रहना, प्रॉक्सी के जरिए पड़ोसी देशों में अभियान चलाना और इस्लामिक क्रांति का देश में प्रचार करने का अधिकार है, वही सरकार के पास भी अधिकार सीमित हो जाते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था को चलाना, तेल राजस्व का प्रबंधन करना, दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित और मजबूत करना, देश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना और देश में निवेश लाने का अधिकार शामिल है। लेकिन अधिकारों के इसी बंटवारे में टकराव भी शुरू होता है। IRGC की प्राथमिकता राष्ट्रीय हित है और समस्या यह है कि इसी सिद्धांत ने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। IRGC के लिए क्षेत्रीय प्रभाव महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे सरकार के लिए विदेश नीति संभालना मुश्किल हो गया है। IRGC का ध्यान खुफिया रक्षा गतिविधियों को चलाने पर है और सरकार के लिए संकट यह है कि इससे आंतरिक स्थिति चरमरा रही है। बात जहां तक मिसाइल और यूरेनियम पर अड़कने की है, तो इस विषय का कोई समाधान नहीं है। उल्टा सरकार के लिए राजस्व जुटाना मुश्किल हो गया है। पेजेशकियान का उदारवादी खेमा चाहता है कि देश की दम तोड़ रही अर्थव्यवस्था को बचाया जाए। अमेरिका को यूरेनियम के मुद्दे पर थोड़ी ढील दी जाए। ट्रंप की कुछ शर्तों को मानकर अपनी शर्तें भी मनवाई जाए।
लेकिन आईआरजीसी कट्टरपंथी गुट चाहता है कि अर्थव्यवस्था को ग्रे रूट पर निर्भर किया जाए। संवर्धित यूरेनियम देश के बाहर न जाए, न ही यूरेनियम का संवर्धन ईरान में रुकना चाहिए। और पश्चिम एशिया का वो मैदान जहां सालों पुराना इतिहास पलटने की तैयारी कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। अरब के सारे पुराने समीकरणों को ध्वस्त करते हुए मुस्तफा अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्तफा का एक ही मकसद है, खुद अरब का खलीफा बनना और चीन की उंगली पकड़कर अरब से अमेरिका का वर्चस्व खत्म करना। क्या सच में ईरान के प्लान से अरब में अमेरिकी प्रभुत्व खत्म होने वाला है? क्या ड्रैगन और ईरान मिलकर बदल देंगे पूरी दुनिया का भूगोल? देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्तफा खामनेई पश्चिम एशिया के देशों को एकजुट कर एक अमेरिका विरोधी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खाड़ी देशों से नई इस्लामिक सभ्यता बनाने की अपील कर रहे हैं। खामनेई खाड़ी देशों के सामने एक विकल्प रख रहे हैं, न्यू इस्लामिक सिविलाइजेशन बनाम अमेरिकी सुरक्षा कवच में किसी एक को चुने। कि अमेरिका का सुरक्षा कवच कमजोर हो चुका है और अब चीन ईरान की धुरी ही भविष्य तय करेगी। खाड़ी देशों पर अमेरिका की वजह से हमले हुए और अमेरिका खाड़ी देशों को सुरक्षा देने में नाकाम रहा। अमेरिका की वजह से अरब ने नुकसान उठाया, हॉर्मुज़ बंद हुआ, ऊर्जा संयंत्र, तेल रिफाइनरी तबाह हो गए, तेल के कुएं मिसाइलों के शिकार हुए। इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में चीन की कंपनी हाओकोन एनर्जी है, जो कई साल से ईरान का तेल चीनी रिफाइनरियों को बेचने में मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। हाओकोन एनर्जी को 4 साल पहले अमेरिका ने बैन किया था। सूत्रों के मुताबिक हाओकोन पर अभी भी ईरान का $1 अरब से ज्यादा कर्ज बकाया है। इस कर्ज को चुकाने के बदले में ईरान को हथियार, मिसाइल ईंधन की सप्लाई की जा रही है। हाओकोन ने तुर्की में रजिस्टर्ड कंपनी गोल्डन ग्लोब डेमिर सेलिक के साथ सीक्रेट चैनलों के जरिए स्पेशल केमिकल सप्लाई करने का समझौता किया। बैंक गारंटी हासिल करने के लिए मोस्टा नाम की एक और कंपनी बनाई। इसका कंट्रोल जीडीसीपी को दे दिया गया। इस तरह सारा व्यापार चीन तुर्की के जरिए कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक जीडीसीपी असल में ईरान सरकार की ही कंपनी है, जिसका संचालन एक ईरानी नागरिक ही कर रहा था। इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ हवाई हमले भी बढ़ा दिए। दक्षिणी लेबनान के तायर शहर में विनाश बरस रहा है। इजरायली सेना लितानी नदी से आगे बढ़ चुकी है और लेबनान में बफर जोन को सिक्योर कर रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को बेरूत के बाहरी इलाके में हमले का आदेश जारी कर दिया है। इजरायल का दावा है कि 900 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन लेबनान का दावा है कि नागरिकों की मौत हो रही है। इस जंग में इजरायल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश बढ़ रहा है। इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड ने ब्यूफोर्ट कासल पर कब्जे की तस्वीरें जारी की। किले के चारों ओर की बस्तियों पर हमले किए गए, जिससे धुएं का गुबार नजर आ रहा है। किले में इजरायली सैनिक मौजूद हैं और इजरायल का झंडा लगा दिया गया। इजरायल का दावा है कि इस किले पर हिजबुल्लाह का कब्जा था और यहां से वो इजरायली फौज पर हमले कर रहा था। इजरायल का दावा है कि जब से सीज फायर लागू हुआ है, तब से 900 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार दिया गया है। लेबनान सरकार का दावा है कि इजरायल के हमलों में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। लेबनान ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की बात कही। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायल और लेबनान के बीच चरणबद्ध तरीके से सीज फायर का प्रस्ताव रखा है। फ्रांस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। यूके ने कहा है कि इजरायल को तुरंत हमले रोकने चाहिए, इससे कूटनीति के रास्ते बंद हो रहे हैं। जर्मनी ने कहा है कि इजरायल का युद्ध विस्तार गंभीर संकट पैदा कर रहा है। कतर ने कहा है कि इजरायल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और उसे तुरंत हमले रोकने चाहिए। इजिप्ट ने कहा है कि इजरायली फौज को तुरंत लेबनान से लौट जाना चाहिए। और कीव पर रूसी हमलों के बाद 30 मई से यूक्रेन ने बदले का मिशन शुरू किया है। रविवार को यूक्रेन ने अपनी लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया और रूसी तेल ठिकानों पर तबाही मचा दी। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से कई हमले किए और 1200 किलोमीटर दूर तक प्रहार किया। तेल ठिकानों के अलावा रूसी सेना को भी निशाना बनाया गया। रूसी सेना के गोदाम और ट्रेनिंग सेंटर पर निशाना साधकर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने किरोव में तेल पंपिंग स्टेशन को टारगेट किया। यूक्रेन बॉर्डर से रूस का किरोव 800 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन का लॉन्ग रेंज ड्रोन किरोव पहुंचने में कामयाब। रूस ने सारातोव में तबाही से इनकार किया है। यूक्रेन के सभी ड्रोन को गिराने का दावा किया है। सारातोव में यूक्रेनी ड्रोन से एक इमारत को नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने लुहांस्क में भी रूसी सैनिकों को निशाना बनाया। जेपोरिजिया में भी रूसी सेना के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया। यूक्रेन ने 21 जगहों पर रूसी सेना को निशाना बनाने का प्रयास किया।